नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत है। आज सुबह आपको एकलव्य सीरीज का एपिसोड नंबर 19 मिला है, जिसमें हमने आपको बीपीएससी प्री में 1990 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 550 प्रश्न पूछे गए थे। हमने उनको कम करके आपके लिए जो अत्यंत ज़रूरी हैं और जो काम के नहीं, उन प्रश्नों को हटाते हुए हमने लगभग 220-30 प्रश्न आपको हमने आज कराए हैं। तो आप उन प्रश्नों को जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, और आपको उसके अलावा उन 550 प्रश्नों को नहीं देखना है, बस आप इन 200 प्रश्नों पर फोकस कीजिए। अब आते हैं एनसीईआरटी आधारित आपको केमिस्ट्री के पीआई क्विज आज के सेशन में हम कराने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी पर जो आधारित केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने एनसीईआरटी को पढ़ा भी है तो आप भी इसको गेस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस प्री में पूछे गए हैं। तो आते हैं देर न करते हुए, और जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं वो एकलव्य सीरीज को जरूर फॉलो करें और साथ में मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। हम लिंक दोनों का दे देते हैं, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न पर, रसायन विज्ञान से संबंधित। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग 65% माना गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए कि 65% जल होता है मानव शरीर में। मानव शरीर में होता है, तो देखिए बीपीएससी ने भी ये सवाल पूछा है, तो लगभग 70% पानी। तो यहाँ पे 65% था, लेकिन यहाँ लगभग 70, तो लगभग की बात की गई है, तो लगभग में 70% भी सही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और जल की मात्रा लगभग 2/3 होती है, लगभग 70%। तो 2/3 मतलब 66.5%। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 2/3 66%। 66 को हम राउंड फिगर करेंगे तो 70% भी बोल सकते हैं, और 65% रहेगा तो वो भी सही मान लिया जाएगा। बीपीएससी ने कितना दिया, लगभग 70%। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाता है, तो ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, जब तत्वों की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, तो ऑक्सीजन जो है सबका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है मानव शरीर में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे भी पूछा गया, तो आंसर फिर से वही है, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। है फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान में पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज जो है या स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे बढ़ते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को हम फीमर बोन बोलते हैं, जो जांघ में पाई जाती है, फीमर हड्डी। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है तो नाक में, स्टेपीज। फिर है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया बहुत पहले, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28, ध्यान रखिएगा 28 होती हैं। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। फिर है, प्रत्यस्थ प्लास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रत्यस्थ ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, इलास्टिक होते हैं, एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम स्नायु या लिगामेंट बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी है कि लिगामेंट क्या करते हैं, वो हड्डियों को एक साथ में जोड़ते हैं। तो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वालों को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, हिंदी में स्नायु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन, और ये आज केमिस्ट्री का आपका समाप्त हो जाएगा। तो बायो का आपका मैराथन बचा हुआ अभी, तो बायो के मैराथन में हम अगले मैराथन में कल तक प्रयास करेंगे कंप्लीट करा देने की, और साथ में हम प्रयास करेंगे कि आपको एनसीईआरटी आधारित क्विज में क्वेश्चंस देना और ज़्यादा स्टार्ट कर दें, तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। और आज साथ में प्रयास करेंगे कि आज हम शाम 8 बजे तक आपको हम जो 2 से 3 क्लासेस का जो आपका कोटा रह गया है इन्वायरमेंट का, हम उसको एक साथ में पूरा कर दें। तो 2-3 क्लास आपको एक साथ आज दे दी जाएगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा, तो ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, दंतवल्क। दंतवल्क यानी इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। और दांतों के क्षय के बारे में जहाँ आपने पढ़ा था वहाँ पे दंतवल्क के बारे में दिया है। तो दंत क्षय 5.5 से जब पीएच मान कम होने लगता है तब जो है दंत क्षय आरंभ हो जाता है। फिर प्रश्न, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो 2020 में पूछा गया है। कड़वाहट के लिए पीछे का भाग, जो पोस्टीरियर भाग होता है, पोस्टीरियर भाग होता है जीभ का, वो जिम्मेदार होता है, जो है पीछे का भाग बोलते हैं। तो संवेदनशील होता है कड़वाहट के लिए, यानी कड़वाहट जो सबसे ज़्यादा वहीं फील होता है। आगे बढ़ते हैं, और अग्र छोर जो होता है मानव जीभ का, जो अग्र छोर होता है मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, और पार्श्व किनारे
खट्टे तथा अग्रछोर किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये भी आपका एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलते हैं। और बड़ी आंत में जनरली जो चीज़ें नहीं पच पाती हैं वो जाती हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो वाटर वगैरह होता है फिल्टर होकर कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन आरंभ होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। और आपको पता है कि जो है सलाइवा पाई जाती है मुख गुहा में, लार्ज सलाइवा पाई जाती है। और सलाइवा कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है? तो सेलेब्री एमाइलेज नामक एंजाइम को सिक्रीट करती है। तो सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है और इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो मीठी चीज़ में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो जो है आप मुख गुहा में, तो ये ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो जो लार में पाया जाता है एंजाइम सेलेब्री एमाइलेज, उसके कारण जो है पाचन आरंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट आएगा। तो लार जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो है बाई नेचर ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम बाई नेचर प्रोटीन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन आपको पता है नाइट्रोजन पाया जाता है और ये नाइट्रोजनीकरण पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये आपका बीपीएससी ट्री में पूछा गया है प्रश्न, जाइमेज, हमने आपको कराया भी है, जीएस पार्ट में याद होगा आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो आंसर है जाइमेज। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज C6H12O6 को जो है C2H5OH एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम जाइमेज का प्रयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी आपको दिया गया है। फिर जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो एंजाइम्स का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो एंजाइम लाइपेज जो है वो अग्नाशय से निकलता है। तो अग्नाशय पैनक्रियास, तो अग्नाशय से एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाव अथवा ट्राइग्लाइसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ध्यान रखिएगा लाइपेज नामक एंजाइम की भूमिका किसके पाचन में होती है? तो लिपिड्स के पाचन में होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। फिर मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सा एक नहीं है? तो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन भी है, टाइलिन भी है, गैस्ट्रिन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम होते हैं। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। टाइलिन कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से। और पेप्सिन कहाँ से निकलता है? तो पेप्सिन अमाशय से। तो ये ध्यान रहे आपको कि ट्रिप्सिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन का तो अग्नाशय से। और टाइलिन का होता है लार ग्रंथि से, पेप्सिन का होता है अमाशय से। आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो पेप्टाइड्स हैं और ये पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है, ये मंड स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और गैस्ट्रिन एक हार्मोन, तो ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो अमाशय में जी कोशिकाओं में ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है या अमाशय के गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। तो आपने गैस्ट्रिक अम्ल का नाम सुना होगा जिसका pH मान 1.2 होता है, 1.2 होता है, एनसीईआरटी में जिसके बारे में दिया भी है। तो गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को ये प्रेरित करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन ध्यान रखिएगा अमाशय में स्टार्ट होता है। तो प्रारंभ कहाँ पे होता है? यहाँ पूछा गया प्रारंभ कहाँ होता है, तो अमाशय में प्रारंभ होता है। और यहाँ पे बात करें तो मानव शरीर का प्रोटीन में का पाचन अमाशय में होता है और पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है।
और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में होता है। तो ध्यान रखिएगा, पाचन अमाशय में प्रारंभ होगा, बाकी जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अभी हमने ऊपर देखा था 3 हार्मोन्स आपको ध्यान रखने हैं, तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो एमाइलेज, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लाइकोज या स्टार्च को ग्लाइकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो ये लार ग्रंथियों द्वारा तथा अग्नाशय द्वारा भी इसको स्रावित किया जाता है। भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। कुल मिला के जब आप कुछ खाते हैं तो लार में जल होता है, तो उसी जल से अभिक्रिया करता है। तो वही यहाँ पे प्रश्न जल अपघटन पूछा गया है, बाकी कोई और बात नहीं है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज है। सलाइवा में वाटर भी होता है, तो उसी की मदद से जो है अपघटन होता है ग्लूकोज में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो जो एंजाइम ट्रिप्सिन का कार्य ध्यान लीजिए कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करना ही ट्रिप्सिन का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो है कन्वर्ट करता है, तो यही इसका कार्य है। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो ट्रिप्सिन अग्नाशय से, पेनक्रियाज से निकलता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में प्रेरित कर जो परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अग्नाशय पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, जिसके हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होता है और जिसे अग्नाशयिक रस पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। तो पाचक रस जो होता है एल्कैलिन होता है, जिसे अग्नाशयिक रस या पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो अम्लीय होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। हालांकि ऊपर के क्लासेस में इसको दिया गया है, लेकिन है एनसीईआरटी से ही। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्लैंड मानव शरीर का कौन सा है? तो यकृत है, लीवर है। और शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्लैंड है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय, तो पहला चीज़ है कि पित्त को बनाता कौन है? तो पित्त का स्रावण जो है यकृत द्वारा होता है, लीवर द्वारा होता है। और पित्त का संचय होता है पित्ताशय में, जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर में पित्त का जो जूस होता है तो वो इकट्ठा होता है, तो ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों का जो है समस्याओं की वजह से पित्ताशय हटा दिया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उनको जो है वसा का अवशोषण करने में बहुत समस्या होती है, यानी फैट्स का अवशोषण करने में बहुत समस्या होती है। फैट्स पचते नहीं हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पित्ताशय काम क्या करता है? तो पित्ताशय जो है फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वसा के अवशोषण में हेल्प करता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, और इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय की थैली में, गाल ब्लैडर में। आगे बढ़ते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में स्टोन्स हो जाते हैं, जिनको जो है तो पित्ताशय स्टोन्स होते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स। और ये जो है जब इसमें पत्थर आ जाते हैं या स्टोन्स पाए जाते हैं किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये वसा का जो पाचन होता है उसको प्रभावित करते हैं। वसा का पाचन अच्छे से हो नहीं पाता, तो जो व्यक्ति होता है परेशान होने लगता है। फिर अंत में अगर कोई चारा नहीं बचता तो इसको पित्ताशय को हटाना पड़ता है। और जब हटा दिया जाता तब भी, जो कि इसका काम क्या था, वसा का पाचन करना, लेकिन अब मजबूरी में हटाना पड़ा, तो ये फिर वसा संबंधी जो खाना होता है, भोजन होता है, उसके पाचन में थोड़ा दिक्कत आती है मरीजों को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन विघटित करता है? पेप्सिन। तो ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। फिर है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, स्टोमक में। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। आगे हैं, यहाँ पे आपको विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, इनको मैच करना है। तो आइए देखते हैं। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन कैरोटीन है,
एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये मेल हार्मोन्स हैं और फीमेल हार्मोन्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है इसमें कैरेटीन है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अव्यय कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक के जो अव्यय होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु नाभिक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है। किसके कारण होता है? तो प्रोटॉन की वजह से होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया बीपीएससी टीआरई में। तो परमाणु नाभिक के अव्यय कौन से हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। और इस प्रोटॉन की वजह से ये प्लस रहता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है तो न्यूट्रल रहता है, तो प्रोटॉन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्से को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाभिक हिंदी में नाभिक बोलते हैं, तो न्यूक्लियस से नाभिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो आंसर है प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व जो होता है इसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। परमाणुए नाभिक किसने खोजा था? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और ईयर आपको नहीं ध्यान रखना है, बस वह नाम आपको ध्यान रखना है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। फिर है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो ध्यान रखिएगा, जो जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। ये सब प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आप कमेंट करके बताइए कि जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश यहाँ पे न्यूट्रिनो पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, शून्य आवेश की बात करें, जीरो चार्ज। तो न्यूट्रिनो जो है जीरो चार्ज पार्टिकल है, बाकी सब में चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिनो की खासियत क्या होती है? न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा वाले कणों में से एक है। फिर है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश की बात करें तो ये बीटा कण में होता है। बीटा कण निगेटिवली चार्ज होता है, बाकी सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो बीटा कण में होता है। और आप कमेंट करके बताइए कि अल्फा गामा और अल्फा किरण और गामा किरण में जो है कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा न्यूट्रल है, या क्या दोनों पॉजिटिव है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो जो है कौन सा कण आवेश रहित होता है? तो न्यूट्रॉन जो है आपको पता है कि आवेश रहित होता है, इस पर चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और अल्फा कण का आपको बताना है कि कौन सा चार्ज उस पर होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान की संख्या क्या होगी? तो आप 18 और 20 को जोड़ लीजिए तो आंसर हो जाएगा 38। द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगी। बीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या ऐड कर लीजिए। फिर है प्लूटोनियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 242 में से 94 माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 148। 2020 में पूछा गया। अगर इनकेस आ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि माइनस करके आप जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे जो पीयू ऊपर 242 दे रहा है वो द्रव्यमान संख्या दर्शाता है, नीचे 94 है वो प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार 242 में से 94 माइनस करते तो 148 में आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया था वो बेकेरल ने किया था। और बेकेरल के नाम पे इसका यूनिट भी है। तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो वो भी बेकेरल है। बी के लिखा जाता है, बी क्यू लिखा जाता है। और इसका खोज किया था बेकेरल ने। आगे बढ़ते हैं। और एंटोइन हेनरी बेकेरल इनका पूरा नाम था, बेकेरल पूरा नाम था। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। फिर भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में, हवा के में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी कलर चेंज होगा तो वहाँ पे केमिकल चेंज होते हैं। मोमबत्ती का जलना ये भी केमिकल चेंज है। जलना किसी चीज़ का केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना, तो आपको पता है कि दूध से दही बनना लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल की वजह से जो है तो ये भी जो है केमिकल चेंज का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन जो है जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल में वाष्प का परिवर्तन ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है।
आगे बढ़ते हैं। संक्षारण के उदाहरण क्या है? तो संक्षारण आपको क्लास 10th एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। कोरोजन जिसको बोलते हैं, कोरोजन। और कोरोजन के उदाहरण कौन से हुए? तो सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ जाना। जो ऑक्साइड्स होते हैं जब खुले में रखे जाते हैं तो हवा के साथ में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं, तो सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Ag2S के निर्माण की वजह से, सिल्वर सल्फाइड के निर्माण से। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की, तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से कॉपर तांबा हरा हो जाता है। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो आपको पता है कि फेरिक जो है Fe2O3, तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये उपयुक्त तीनों, तो ये जो है तीनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। और संक्षारण का मतलब होता है कोरोजन, और संक्षारण को हम जो है लोहे के केस में हम जंग लगना बोलते हैं, लेकिन इन कॉमन इस सब जो प्रयोग करते हैं वो संक्षारण ही है। तो सभी जो है यहाँ पे उदाहरण है संक्षारण की। एनसीईआरटी में तीनों के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का पूछ रहा उदाहरण कौन सा है? तो पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। और यहाँ पूछा क्या? रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का गलन, दूध अस्कंदन। तो दूध अस्कंदन मतलब जो दूध फट जाता है फिर जो है दही बन जाता है। तो जो 3 है, केवल 3 ही यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है, ध्यान रखिए, क्रिस्टलीकरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्रिस्टलीकरण। बर्फ का गलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध अस्कंदन जो है ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पाश्चराइजेशन आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आपको बताया भी गया था। तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी। और इसमें दूध को जो है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात इसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लिया जाता है। आपको जो है कमेंट करके बताना कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। ये तो नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो आप टाइम और प्रोसेस जो है आप बताइए कि इतना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है इतने टाइम के लिए। आपको पढ़ाया गया है, आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो आप उसको एक बार देख के बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? तो ये बीपीएससी ट्री में पूछा गया है। तो अशुद्धियों के कारण जो द्रव्य का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिंपल से आप समझिए, पानी है, पानी को गर्म कीजिए, पानी में नमक मिला दीजिए, उसके बाद गर्म कीजिए, तो जो पानी का जो सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, और इसका कारण क्या है कि वायुमंडलीय दबाव वहाँ कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है घट जाता है, और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण जो ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था खाना देर से पकने का। फिर ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ठोस अशुद्धियों, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन में ठोस अशुद्धियों को हम कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण में भी कर सकते हैं, आसमान में नहीं करते हैं। आसमान डिस्टिलेशन की प्रक्रिया है, ये तरल अशुद्धियों के लिए पाई जाती है। तरल अशुद्धियों के लिए एनसीईआरटी में बताया गया पूरा। तो तरल अशुद्धियों के लिए जो है ये डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है, हालांकि 9th क्लास एनसीईआरटी में है। आगे बढ़ते हैं। और जो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का प्रयोग हम ठोस जो है अशुद्धियों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन में हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया था कि इसका ऊर्ध्वपातन होता है। इसके अलावा जो हमने आपको एंथ्रासीन का एग्जाम्पल दिया था 9th क्लास एनसीईआरटी पढ़ाते हुए, एंथ्रासीन का दिया था। कैम्फर कपूर तो यहाँ पर बात किया ही गया है। इसके अलावा हमने आपसे ड्राई आइस की भी बात की थी कि ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और ये सब जो है। इसके अलावा आयोडीन भी, इसके अलावा मोथ बॉल्स का भी जो है ऊर्ध्वपातन होता है। हमने आपको ऊर्ध्वपातन का उल्टी प्रक्रिया भी बताई थी कि ऊर्ध्वपातन होता है जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है निक्षेपण की। निक्षेपण में क्या होता है कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे ऊर्ध्वपातन ही पूछा जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का विपरीत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। तो नैफ्थलीन भी उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इस परिघटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण आपको सभी ध्यान रखने जो आपको बताए गए हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन की विधि से, सब्लिमेशन की विधि से रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस के सीधे गैस को परिवर्तन में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण किसको बोलते हैं? तो निक्षेपण बोलते हैं गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। फिर से तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में भी और साथ में भूपर्पटी में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, 46.8%। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन 46.8% भूपर्पटी में। भूपर्पटी का मतलब जो पृथ्वी की परतें हैं, आंतरिक परतें हैं, तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम फिर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन है दूसरे नंबर पे भूपर्पटी में। फिर है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे यूनिवर्सल माना जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट माना जाता है, हर जगह माना जाता है कि हर जगह इसकी उपस्थिति है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम होता है, उनसे कम सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है? तो सोना होता है, उससे कम चांदी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील सोना होता है, और सेकंड बॉटम में, सेकंड ऊपर जाएंगे तो चांदी हमें मिलेगा। कॉपर का इस स्थान देखिए, कॉपर जो है, कॉपर लेड से भी कम रिएक्टिव होता है, Fe भी, आयरन भी और जिंक भी। इसीलिए जिंक, आयरन और लेड कॉपर के सोल्यूशन से हटा देते हैं। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये तीनों एग्जाम्पल लेके समझाया था, तो इसी वजह से है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, लेकिन पोटेशियम सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। और शुरू के 4 आपको ध्यान रखने हैं, जैसे यहाँ पे शुरू के 4 आपको ध्यान रखने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ आपको पता है, हीरा होता है, डायमंड होता है। और हीरे का फार्मूला, डायमंड का फार्मूला कार्बन ही होता है, सी होता है, क्योंकि कार्बन के अप्रूप हैं, ये एलोट्रॉप है, अप्रूप को इंग्लिश में एलोट्रॉप बोलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व ध्यान रखिएगा यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो अभी तक पाया गया है यूरेनियम है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो ग्रेफाइट होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन तो मेटल है नहीं, नॉन मेटल में आता है। तो नॉन मेटल में आपने पढ़ा है कि अच्छे चालक नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट अच्छा चालक माना जाता है। ये आपको एनसीईआरटी में बताया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो यूरेनियम हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो यहाँ पे 2017 में पूछा गया, यहाँ पे इस बार यूरेनियम नहीं दिया गया, तो प्लेटिनम। तो ध्यान रखिएगा, सबसे दिए गए विकल्पों में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। आगे बढ़ते हैं। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो मोती की रासायनिक संरचना, जो मोती पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मोती की रासायनिक संरचना मानी जाती है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट मोती की रासायनिक संरचना होती है। फिर है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो होते हैं वो रासायनिक रूप से उनको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ध्यान रखिएगा। और नीलम जिसको रूबी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3। तो नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे दिया गया था एल्युमिनियम ऑक्साइड, वैसे यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में आपको पता है सोडियम को रखा जाता है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में, पूरा डिटेल में हमने आपको पढ़ाया भी है इनके बारे में।
निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाई जाती है। निम्नलिखित में से सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बाकी हमने एनसीईआरटी में आपको डिटेल में बताया है कि सोना के अलावा अन्य भी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ऑक्साइड के साथ में भी पाई जाती हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो है बात करें तो सल्फ्यूरिक यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है कि HCl और HNO3, HCl और HNO3 का जो सोल्यूशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। HCl और HNO3 का सोल्यूशन होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर HCl और HNO3 होता है, और इसको हम अम्लराज एक्वारिजिया बोलते हैं। 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। और ये जो है सोने को गला सकता है पूरी तरह, मतलब कैसे भी। तो और इसी का प्रयोग जो है गांव में अक्सर जो चालाक लोग होते हैं करते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम जो है जिप्सम में होता है। जिप्सम का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ऐसे ही आपको POP का पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2O। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। और आप लास्ट टाइम में हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया उनको रिवाइज़ कीजिए, बस यही है। और साथ में जो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपको तैयार करा रहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको जो टॉपिक कन्फ्यूजिंग लगे, आप वहाँ जाके शॉर्ट्स वीडियो में जाके कमेंट जरूर कर दें। हम प्रयास करेंगे उन वीडियोज़ को लाने का। और कल हमने जो है आपको राजनीतिक पार्टियों के बारे में शॉर्ट्स दिया था, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि एनसीईआरटी बुक में ऐसा ऐसा दिया, आप गलत बता रहे हैं। तो सभी की जानकारी के लिए बता दें कि एनसीईआरटी में एरर है, गलती की गई है। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो वो एनसीईआरटी में एरर बहुत कायदे का दिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों के संबंध में। तो हमने जो आपको बताया वो सर्वथा उचित है, सर्वथा सही है। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ गलत दी गई है तो उसको आयोग सही नहीं मान सकता, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में एक जगह देखेंगे तो वहाँ पर बता दिया गया कि गंगा के किनारे कोलकाता बसा हुआ है और लखनऊ बसा हुआ है, लेकिन लखनऊ से तो हम क्लास ही आपकी ले रहे हैं। गोमती नदी के किनारे बसा है, गंगा यहाँ कानपुर से गुजरती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, तो आप उसको सही मान लेंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं मानेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए। और जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानकारी दी गई वो पूर्णतः उचित है। और अगर किसी वजह से हमसे कोई त्रुटि होती है तो हम कमेंट पिन करके बता भी देते हैं, तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर किसी चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत लगे तो जब भी वो क्लास ली गई आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पर कुछ हमारी द्वारा त्रुटि के बारे में बताया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मान के चलिए कि जो बताया गया वो सही बताया गया है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं चूना पत्थर को, CaCO3। आगे बढ़ते हैं, मार्बल का भी यही फार्मूला होता है, तो ध्यान रखिएगा। मार्बल का भी पूछे तो यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 ½ H2O होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और यह क्या होता है? तो जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिसम जो सॉलिड हो जाता है उसको हम जिप्सम बोलते हैं, और पाउडर फॉर्म में होता है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो आपको पता है बहुत अच्छे से, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब होता है अर्ध, तो हेमीहाइड्रेट होता है। तो हेमीहाइड्रेट इसीलिए बोला जाता है कि आधा H2O है। आगे बढ़ते हैं, और CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का है, ये जिप्सम का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका रसायन जो है लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, चूँकि यहाँ जिप्सम तो दिया नहीं गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये थोरियम का अयस्क है। तो ध्यान रखिएगा। लौह का आपने पढ़ा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो आंसर हो जाएगा पारा। पारा, ये आपके जो एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि पारा जो है तुलनात्मक रूप से, जब आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में पढ़ाया गया था, तो वहाँ बताया गया है कि जो तांबा होता है वो अच्छा सुचालक माना गया है, और वहीं पारा जो है वो कुचालक माना गया है कंपेरेटिवली। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो यहाँ पे धातु पूछा गया है, और धातु जब आएगी तो धातु में हो जाएगा आंसर पारा। पारा
एकमात्र धातु है, एकमात्र मेटल है जो सामान्य रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में लिक्विड स्टेट में रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न धातु में से कौन समान ताप पर द्रव्य है? तो फिर आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो एनसीईआरटी में बेलाडीला का पूरा चित्र दिया गया है और बेलाडीला के बारे में जानिए। हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो बेलाडीला किसके लिए फेमस है? छत्तीसगढ़ का हेमेटाइट अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। फिर है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत जो है चालकता सर्वाधिक है? तो आंसर है चांदी। आपको पता भी है चांदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो आप कहेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका अयस्क होता है और एल्युमिनियम इसी से बनाया जाता है। लिग्नाइट जो है कोयले का फॉर्म होता है, कोयले के कई रूप होते हैं, उसी में लिग्नाइट भी है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहे के अयस्क हैं। बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ऐसे ही आपसे मरकरी का पूछता है, पारे का, तो पारे का होता है सिनेबार होता है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है तो बॉक्साइट से, वही आंसर है, कई बार पूछा गया। पिच ब्लेंड से ध्यान रखिएगा, पिच ब्लेंड अयस्क होता है यूरेनियम का। ग्रेफाइट से कार्बन का, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया, अर्जेंटाइन से चांदी को प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट का, कॉपर, सिनेबार का। तो कॉपर आपको पता किसका होता है? तो कॉपर क्यूप्राइट का हो सकता है। सिनेबार मरकरी का होता है, पारे का होता है, तो ये गलत है। जिंक कैलामाइन का होता है, आयरन हेमेटाइट का, ये सही है। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का, कॉपर क्यूप्राइट का, पारा सिनेबार का, जिंक कैलामाइन का, आयरन हेमेटाइट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो ये 2020 में पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो और इसमें बात करें तो किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो आंसर हो जाएगा बोरान। तो ध्यान रखिएगा, बोरान का यहाँ पे दिए गए विकल्पों में बोरान का गलनांक सबसे उच्च होता है। और बोरान का जो गलनांक है 2453 केल्विन, बहुत ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से, और बोरान का गलनांक यहाँ पे सबसे अधिक है दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है? तो गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा है, किसके परत होती है? जस्ते की, जिंक की परत होती है लोहे पर, जिसको यश दलेपन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो लौह धातु के, लोहा का जब क्षयकरण होता है, लोहे में जब जंग लगती है तो ऑक्सीजन और नमी की वजह से, तो जहाँ भी ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति होगी तो लौह धातु का जो क्षयकरण होता है या संक्षारण होता है वो बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किसे अमलगम कहते हैं? तो अमलगम एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया गया है कि जहाँ जो है एलॉय के रूप में, एलॉय में जब पारा इस्तेमाल हो जाता है तो वहाँ पे हम उसको अमलगम कहते हैं। यानी जब मरकरी एक धातु के रूप में इस्तेमाल होगा एलॉय बनाने में तो वहाँ पे हम उसको अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पे पारा और जस्ता जो है अमलगम है और ये मिश्र धातु बन रहा है। तो पारा जब किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित एलॉय है या धातु है? तो कांसा जो किसका है? तो तांबे और टिन का। ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। और कांसे में 88% तांबा होता है, 12% टिन होता है। तो कांसा मिश्रित एलॉय है तांबा और टिन का। आगे बढ़ते हैं, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछ रहे हैं तो नीचे प्रश्न में, तो जर्मन सिल्वर ध्यान रखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, नहीं होता चांदी। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, महत्वपूर्ण है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा 50% पाया जाता है, जस्ता 35% और निकल 15%। इनकी मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और निकल की जर्मन सिल्वर, और इसमें चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? तो आंसर इनमें से कोई नहीं। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो पीतल तांबे और जस्ते का होता है। ये सब उदाहरण आपको एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं, आपने पढ़े भी हैं। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तो पीतल में तो तांबा और जस्ता धातु का संयोग होता है, मिश्र धातु बनता है। फिर स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो एनसीईआरटी में इसके बारे में भी दिया गया है कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। यानी कार्बन का जो इस्तेमाल होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में, वो किस लिए बनाया जाता है कि कठोर बना दिया जाए। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज और क्रोमियम भी मिलाया जाता है एलॉय बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का। फिर स्टील से स्टेनलेस स्टील
प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर अधिक संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील में कौन से जो है यहाँ पे धातु नहीं मिलाए जाते हैं, तो आपका आंसर है सिलिकॉन। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का प्रयोग नहीं करते, कार्बन का प्रयोग करते हैं। कौन से तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बन अधातु है लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है जो है ठोस बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। मैग्नीज और निकल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25%। तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन स्टेनलेस स्टील के ये मिश्र धातु होते हैं। चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की मिश्र धातु है। चारों आपको एलिमेंट पता होने चाहिए, चारों तत्व के नाम पता होने चाहिए। फिर है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में, और इसके अलावा कार्बन मिलाया जाता है ठोस और मजबूत बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहे और निकल की है, लोहे और क्रोमियम की है। तो जो है आंसर ए और बी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जैसा विकल्प दिया है उस हिसाब से आपको यहाँ काम करना है। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो आपको कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, वहाँ पे बताया गया था कि कार्बन जो सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है, एनसीईआरटी चैप्टर 4 में। फिर निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो हीरे में कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तीनों में ही कार्बन पाया जाता है। फिर अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो हीरा है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन्स भी है। ये सब हमने उदाहरण एनसीईआरटी में देखे हैं। ऑक्सो कार्बन्स नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन ही कार्बन का अपरूप, कार्बन के एलोट्रॉप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑक्सो कार्बन, ये कार्बन के अपरूप नहीं है। पेंसिल का लेड क्या होता है, तो पेंसिल के लेड में आपको पता है पेंसिल लेड में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल लेड में। लेड पेंसिल में क्या होता है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट का एक प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में भी होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो हीरे में पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी, कोयले में भी, बालू में भी नहीं पाया जाता। बालू का फार्मूला होता है SiO2, तो ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन लिग्नाइट में मिलता है, कार्बन लिग्नाइट में मिलता है। लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। कोयले के खनिजों की कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया, ध्यान रखिएगा सभी लोग। लिग्नाइट में 25 से 35% कार्बन होता है, सब बिटुमिनस में 35 से 45, बिटुमिनस में 45 से 85, एंथ्रासाइड में 85% से अधिक। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें होती है, तो एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है, लेकिन भारत में जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ यानी सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 किसे बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसका उदाहरण होता है, तो ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण शो करता है ये। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है, तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जमी हुई या ठोस बोले एक ही बात है, कई जगह प्रश्न पूछेगा, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। कारण क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, और हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, लेकिन साधारणतया जो हाइड्रोजन पाया जाता है प्रोटियम में, समस्थानिक होता है हाइड्रोजन समस्थानिक, प्रोटियम उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ आंसर है कि कौन सा न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और परमाणु क्रमांक 1 होता है तो स्पेस ही नहीं होता है कुछ भी यहाँ पे। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं हवा की उपस्थिति में क्या बनता है, H2O बनता है, तो पानी बनेगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन एज ए ईंधन जो है एज ए फ्यूल बहुत कम प्रदूषण करता है, और इसको ग्रीन आगे का फ्यूचर फ्यूल के भी रूप में देखा जाता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो भारी जल हैवी वाटर D2O, ध्यान रखिएगा D2O का। और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग भी किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग भी किया जाता है D2O का, भारी जल का। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है।
न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक मतलब मॉडरेटर, प्रशीतक मतलब होता है कूलेंट के रूप में, और भारी पानी का D2O का प्रयोग किया जाता है, दोनों में ही। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जल गैस क्या होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जल गैस को हम वाटर गैस बोलते हैं, कृत्रिम गैस है। कैसी है? सिंथेसिस गैस है, यानी इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। महत्वपूर्ण आपके लिए, छत्तीसगढ़ एग्जाम में पूछा गया है। तो जल गैस में ध्यान रखिएगा, या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। हाइड्रोजन गैस मिश्रित होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण होता है जल गैस। और जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और ये रिएक्शन आपको NCERT में दिया भी गया, हमने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया भी है। तो CO+2H2 CH3OH। तो जल गैस या वाटर गैस किसको बोलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को। प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, तो यही जिम्मेदार होते हैं पानी की अस्थायी कठोरता के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। पानी में, पीने के पानी में रोगाणु नाशक की तरह किया जाता है। जैसे अब हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ पे जो पानी आता है, मॉर्निंग में क्लोरीन डाल देते हैं, तो क्लोरीन की स्मेल भी बड़ी अजीब सी होती है। और क्लोरीन डला रहता है पानी में, तो आँखों में लगता भी है। तो जब टैप ऑन करते हैं और पास में अगर आँख होगी हमारी, तो आँख में लगता भी है। तो क्लोरीन का ध्यान रखिएगा। क्लोरीन गैस का हम अश्रु गैस में भी प्रयोग करते हैं। आंसू गैस आपने सुना है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं प्रदर्शन जो कर रहे होते लोग, तो आंसू गैस में आँख में पानी आने लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं परेशान होकर। तो Cl2 गैस का प्रयोग, Cl2 का प्रयोग किया जाता है आंसू गैस में भी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हमने आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है क्लास 10 NCERT में बताया था। तो वहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस का वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है ये। वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके निकल उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति घी का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो आंसर है निकल। ध्यान रखिएगा, NCERT में दिया गया, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं कि NCERT से कितने सवाल पूछेंगे। अब आप ये सोचिए कि भटकिए कि अब हमको कहाँ से प्रश्न मिल जाए परीक्षा में, कुछ और पढ़ने नहीं होगा। किससे होगा? NCERT से होगा। आप अच्छे से NCERT पढ़िए। हम आपको NCERT पर आधारित क्वेश्चन जितने हमारे साइड से संभव होगा, हम आपको क्लास वाइज मेंशन भी कर देते हैं, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें। तो क्विज़ में जाके क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। जो नए हैं, नहीं जानते हैं, बता दें, हम आपको फिर से बार बार बता रहे हैं। चैनल पे जाइए, चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिलता है। प्लेलिस्ट के बगल में आपको, जब पूरा एक मेन पेज खुलता है, तो प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी सेक्शन होता है। कम्युनिटी सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, 1-2 आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और नीचे आइएगा आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जाके करिए, और वो ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में मिल ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और जो हम क्विज़ आपको करा रहे हैं, वहाँ से प्रश्न डायरेक्टली परीक्षा में फंसने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो गोताखोर लोग जो जाते हैं पानी के नीचे, समुद्र वगैरह में, तो सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन और हीलियम, इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रित गैसों का प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर है हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो सरसों में तेल की मात्रा, ध्यान रखिएगा, सल्फर की वजह से, इसलिए हमारे आंखों में लगता भी है। सरसों का तेल जब गर्म करते हैं तो हमारे आंखों में लगता भी है, सल्फर की वजह से। फिर जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों किया? तो देखिए कहाँ पूछा गया सवाल ये। तो जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है द्विध्रुवीय होती है, बाइपोलर होता है ये, तो इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। तो जब जल जो किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, ये इसकी क्वालिटी भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस बोलते हैं या हास्य गैस बोलते हैं। और इससे जो है
एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और सूंघने पर इसको हंसी आती है, हंसी ही आती रहती है बस। निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस का नाम ही नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ध्यान रखिएगा। वायुयान के टायरों में भरने वाले गैस का प्रयोग किस किया जाता है? तो कौन से गैस का प्रयोग वायुयान में जो टायर होते हैं उनमें किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। और कारण क्या है नाइट्रोजन गैस को भरने का? तो नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है, और दबाव कम होने की वजह से टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं? तो कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं, भक्षण करते हैं किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए? हम कल की भी क्लास में आपको बताए थे, आंसर है नाइट्रोजन। मृदा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जिस मृदा में कीटभक्षी पौधे पनपते हैं उस मृदा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो उनको प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, और नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए इन्होंने कीटभक्षी पौधों को पकड़ते हैं, खाते हैं, भक्षण करते हैं, तो इस प्रकार उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है इनडायरेक्ट तरीके से। आपको हमने उदाहरण भी बताया था, कौन सा? नेपेंथीस, जो कि मेघालय में पाया जाता है। इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं, पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने आपको वीनस फ्लाईट्रैप भी एग्जाम्पल बताया है, वीनस फ्लाईट्रैप भी बताया है। इसके अलावा अन्य भी उदाहरण आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो। फिर है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारित से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारित से संबंधित है? आंसर है नीला हरित शैवाल। ये आपको एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया था कि एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो फलीदार फसलों के जड़ों में पाया जाता है, रूट नोडुल्स में पाया जाता है, जैसे कि दलहन की फसलें, दाल की फसलें, लेगुमिनस पौधे भी इनको बोला जाता है। तो राइजोबियम ये करता है नाइट्रोजन निर्धारण, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। इसके अलावा नील हरित शैवाल भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डी, नील हरित शैवाल। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो अश्रु गैस की तरह हम किस गैस को काम में लेते हैं? Cl2 को। हमने बताया Cl2 आप तो वैसे भी पानी में भी फील कीजिए, जो पानी में मिलाया जाता है। अब जैसे हमारे सवेरे पानी आता है लखनऊ में, तो पानी में क्लोरीन की वजह से आँख में लगता है, तो आँख में अब क्लोरीन को इसलिए हम आंसू गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आँखों में लगता है, तो इसलिए जो भी आंदोलन कर रहे होंगे वो भागने लगेंगे, अपने स्थान से हट जाएंगे, और यही मकसद होता है कि उनको अपने स्थान से हटा दिया जाए, मोरल डाउन कर दिया जाए जो आंदोलन कर रहे हों। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन को हम लाल द्रव बोलते हैं, रेड लिक्विड। ब्रोमीन को हम रेड लिक्विड या लाल द्रव बोलते हैं। ब्रोमीन की खासियत क्या है कि एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि द्रव्य है। सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, तो ध्यान रखिएगा लिक्विड स्टेट में है, एकमात्र है ये। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव्य के रूप में पाया जाता है? तो तत्व यहाँ पे ब्रोमीन है, और ब्रोमीन एक क्या? अधातु है। और कौन सा धातु जो है द्रव्य के रूप में रहता है? तो पारा धातु है, और ब्रोमीन अधातु है, नॉन मेटल है, तो ये फर्क है, ध्यान रखिएगा। एंटा एसिड क्या होते हैं? तो एंटा एसिड के बारे में हमने आपको बताया था कि बेस होते हैं, बेस को यहाँ पे भस्म वर्ड यूज़ किया गया, तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको जहाँ ऐसा दिक्कत लगे इंग्लिश वर्ड जरूर देख लें। तो एंटा एसिड जो है ये क्या होते हैं? भस्म होते हैं, यानी बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं, और इसमें जो है हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। pH इसका 10 होता है, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एंटा एसिड के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग करते हैं, तो NaSCO3 का भी प्रयोग करते हैं, ये भी आपको बताया गया है एंटा एसिड के रूप में। आगे बढ़ते हैं, बाकी और उदाहरण आपको नहीं ध्यान रखने। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वा रिजिया सोल्यूशन, अम्लराज सोल्यूशन, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल होता है 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 के अनुपात में, 1-3 के अनुपात में होता है। नाइट्रिक अम्ल 1 होता है 1 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग। फिर अगला प्रश्न, एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है, 3 से 6 बदल रहा है, उसमें H आयन की सांद्रता क्या होगी? तब देखिए 3 जब रहा होगा तो उसमें H आयन ज़्यादा रहा होगा, 6 हुआ होगा तो H आयन कम हो गया होगा, क्योंकि जितना कम होता है pH में, एसिड में, अम्ल में क्या होता है? pH मान अगर जितना 0 के पास में रहेगा उतना ज़्यादा वो H आयन उसमें ज़्यादा होगा, जैसे जैसे 0 से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसमें H आयन की मात्रा कम होती जाएगी। तो यहाँ पे बात करें तो 3 से 6 जब जाएगा तो यहाँ पे 1000 गुना कम हो जाएगी, इसका एक फार्मूला होता है, इसी से निकाला गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10⁻³ तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 से 6 हो रहा है
3 का फ़र्क है तो 10⁻³ कर दीजिए। 3 का फ़र्क है और 3 से 6 जा रहे हैं तो इसीलिए 10⁻³ कम हो जाएगा। अगर 6 से 3 जाते, मान लीजिए इसी प्रश्न में 6 से 3 जाते तो 1000 गुना बढ़ जाता, 10⁻³ गुना बढ़ जाता, तो ये बढ़ जाता, यहाँ घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान शुद्ध पानी का भी 7 होता है और उदासीन विलयन का भी 7 होता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ब्लड प्लाज्मा का कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये सब आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, पढ़ाया गया है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच कितना होगा? तो लाल लिटमस को कोई भी नीला कर देगा तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो क्षारीय होगा। तो यहाँ विकल्प में नहीं दिया गया कोई भी 7 से अधिक, तो आंसर आपका एक उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभावित पीएच मान है? तो अम्लीय विलयन कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 हो नहीं सकता, 7 उदासीन विलयन का होता है। तो 7 से कम होने के लिए, और यहाँ एक ही विकल्प है जो 7 से कम है, 6 है, तो 6 आप यहाँ पे अम्लीय विलयन का उदाहरण हो सकता है। रसायन उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो तेजाब जो प्रयोग करते हैं रसायन उद्योग में वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कार की बैटरीज में भी करते हैं, तो कार की बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में होता है, तो आयोडाइज जो साल्ट होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है सोडियम नहीं होता है, पोटेशियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड KI शॉर्ट फॉर्म में इसका फार्मूला होता है KI, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडाइड। तो आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो आपको इस बार पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था लुईस अम्ल के बारे में, तो हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको 15 मार्च में पूछे गए साइंस के, हम उसको क्लियर करा देंगे। और यहाँ पे कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3, ध्यान रखिए ये क्षार होता है, क्षारीय होता है। तो NH3 ये लुईस बेस है, क्या है? लुईस बेस है। तो लुईस क्षार है, ये लुईस क्षार का उदाहरण है NH3, बाकी ये लुईस अम्ल के उदाहरण है AlCl3, FeCl3, BF3। तो यहाँ पे जो है NH3 एक लुईस क्षार है, बाकी लुईस अम्ल है। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा शॉर्ट्स के माध्यम से। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, आंसर है CO2। तो चूने का पानी, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका फार्मूला होता है CaOH2, उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको जब हम CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इससे जो है चूने का पानी किस में हो जाता है? दूधिया जैसा दिखने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो केरोसिन में नहीं पाई जाती है, इसीलिए केरोसिन में हम किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। सोडियम को संरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ होता नहीं, तो ऑक्सीजन होगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नीला होता क्या है? तो ये सब एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। नीला होता ब्लू बिट्रॉल इस इंग्लिश में बोलते हैं, ब्लू बिट्रॉल बोलते हैं। ये होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट ये पूरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, CuSO4 × 5H2O। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो CuSO4 × 5H2O डॉट 5H2O नीला होता ब्लू बिट्रॉल का जो फार्मूला होता है। नीला होता ब्लू बिट्रॉल क्या है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो कॉपर सल्फेट, जिसको नीला होता बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ होता है, तो इस्तेमाल भी आपको ध्यान रहना चाहिए। बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है NaSCO3। एनसीईआरटी में इसको बाकायदा आपको पढ़ाया गया है। NO2CO3 10H2 क्या होता है? तो ये वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का फार्मूला होता है। इस बार टीआरई में पूछा गया था, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2। तो बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? NaSCO3, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2। पूरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरा दिया जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgCl और AgBr के रिएक्शन का प्रयोग होता है, जो इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 के रूप में टूट जाते हैं, Ag और Br2 के रूप में टूट जाते हैं। और सोडियम थायोसल्फाइड का प्रयोग यहाँ पे फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो सोडियम थायोसल्फाइड हाइपोविलयन होता है, जलीय विलयन होता है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो कार्बन होता है। कार्बन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है, सभी में कार्बन पाया जाता है।
फिर वही प्रश्न है। फिर एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो अल्केन हम किसको बोलते हैं? इसमें सिंगल एकल बंध होता है। एल्कीन बोलते हैं उसको जिसमें द्विबंध होता है, डबल बांड होता है। एल्काइन किसको बोलते हैं? इसमें ट्रिपल बांड होता है। जैसे N2 है, N2 में ट्रिपल बांड होता है। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें ट्रिपल बांड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ध्यान रखिएगा ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। महत्वपूर्ण है सिगरेट लाइटर में। और ये सब जनरल कॉमन जो है ऑब्जर्वेशंस के होते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को रखा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC शॉर्ट में बोला जाता है। जियोग्राफी में भी इसके बारे में दिया गया पूरा चैप्टर। तो मिथाइल गैस, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी इसमें। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो विश्व स्तर पर मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है चिंता का विषय है। और ये जानकारी बहुत पहले हमें मिल चुकी है कि जो धान के खेत होते हैं इसमें मीथेन गैस उत्पादित करते हैं। तो जो धान के गैस होते हैं जो है इसमें मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो जो है मानवीय रूप से मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेतों से अच्छा खासा है, जो है काफ़ी मात्रा में होता है, की चिंता का विषय है। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो फलों के पकने में एथिलीन बढ़ावा देता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया ये। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण ये भी सवाल। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा फिर से। फिर है उन शराब त्रासदियों के कारण जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकर पदार्थ क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया था कि मेथिल अल्कोहल जो होता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल होता है, इसको जहरीली शराब बोलते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान भी जाती है। तो मेथिल अल्कोहल आंसर है। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से NCERT में भी बताया गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है, BPSC तैयारी में भी पूछा गया। देखिए यहीं से ले लिया गया था प्रश्न को। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो आंसर है जाइमेज एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है इसके द्वारा। रिएक्शन आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा जो नशे में गाड़ी चलाते हैं तो जो जांच पेपर के लिए फिल्टर पेपर पे होता है उसी से पता लग जाता है। और ये ध्यान रखिए क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आइसोप्रोपीन। तो आइसोप्रीन। तो ध्यान रखिएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ऊन भी प्राकृतिक बहुलक है, रेशम भी है, चमड़ा भी है, नायलॉन नहीं है। नायलॉन क्या है? संश्लेषित बहुलक है, संश्लेषित बहुलक है, प्राकृतिक नहीं है। और NCERT में नायलॉन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो आंसर है रेशम। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण रेशम। बाकी लेक्सॉन, केवलार, बेकलाइट ये सब जो है सिंथेटिक है, संश्लेषित है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन है यहाँ पे, और टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका पूरा नाम है जिसका बहुलक है ये। आगे बढ़ते हैं। बेकलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? तो बेकलाइट के बारे में भी आपको NCERT में उदाहरण दिया गया है बेकलाइट का। और बेकलाइट की बात करें तो फिनाल और फार्मल्डिहाइड, तो फिनॉल और फार्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो आंसर है PVC। तो ध्यान रखिएगा ये जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, पर्यावरण में काफ़ी समय तक बना रहता। स्टार्च, सेल्यूलोज और प्रोटीन ये निम्नीकृत हो सकते हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो आपको पता है कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकाव का अनुभव करने लगती हैं। मांसपेशियों को किस अम्ल में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल आंसर है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, पढ़ा है आपने अच्छे से। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल।
अब यहाँ पे अचार, खट्टा दूध, सेब और शीतल पेय पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है? तो अचार में एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल ध्यान रखिएगा, मैलिक एसिड सेब में। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। तो जब अंगूर इमली की बात आएगी तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसे बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल। एनसीईआरटी में पढ़ाया गया आपको कि टार्टरिक अम्ल जो है टार्टरिक एसिड के साथ में जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल का जो है मिश्रण करते हैं। यानी बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 के साथ में हम टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं और बेकिंग पाउडर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो सिरका जो है किसका है? एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल का है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है और फार्मूला इसका CH3COOH होता है। आगे बढ़ते हैं। कोयले की बात करें तो कोयले के बारे में आपको एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं और कोयले में यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया था कोक के बारे में। एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया था, वहाँ आपको समझाया भी गया था कि कोक क्या होता है। कोक को हिंदी में कोयला ही बोलते हैं। या कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक। कोक का उपयोग हम इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE 2.0 में कि निम्नलिखित में से किसका धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग करा जाता है? आंसर था कोक। कोल तार, तो कोल तार जो ही गाढ़ा द्रव्य होता है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे संश्लेषित रंग, औषधिक, ये सब जो है जो दैनिक हम सामान यूज़ करते हैं इनमें इस्तेमाल होता है कोल तार का। कोयला गैस, तो कोयला गैस जो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, तो कोयले से जब कोक बनाते हैं तो कोयला गैस उस प्रक्रिया में हमें मिलती है। कोयला गैस, आपको कोयला पता है कि ठोस जीवाश्मी ईंधन है। और कोयले की जो है प्रमुख श्रेणियाँ पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, सब बिट्यूमिनस है और एंथ्रासाइट है। तो ये सब प्रकार हैं कोयले के। पीट कोयले में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये निम्न श्रेणी का ईंधन है। सबसे निम्न श्रेणी का ईंधन पीट कोयला है। तलछटों के भार द्वारा पीट संपीड़ित होकर सहज वर्षों बाद लिग्नाइट भूरे कोयले में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। प्रश्न है कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में जो है CNG की बात करें तो मीथेन पाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस में भी मीथेन पाया जाता है, तो मीथेन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो आंसर है मीथेन। मीथेन मुख्यतः पाई जाती है प्राकृतिक गैस में। पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो 2020 में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में जानी जाती है? तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा इसके बारे में कि मीथेन जो है मीथेन गैस होती है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होती है। और ये कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो मीथेन है। तो मीथेन गैस बायोगैस संयंत्र से निष्कासित होती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं बायोगैस में। CNG क्या है? तो CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है तो मीथेन से, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो इस्तेमाल जो है आजकल ईंधन के रूप में किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG से मुख्यतः उपस्थित होता है, तो मीथेन CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आंसर है मीथेन। LPG में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन। तो LPG में ब्यूटेन याद कर लीजिए, जो गैस सिलेंडर होता है जो खाने में प्रयोग होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हमने पढ़ाया भी आपको अच्छे से, क्लास 8 एनसीईआरटी में है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सोडियम बेंजोएट। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर से आंसर है सोडियम बेंजोएट। तो ये सभी एनसीईआरटी में सोडियम बेंजोएट के बारे में दिया गया है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। फिर आगे हैं, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन वातावरण में, ये भी एनसीईआरटी 10th में दिया गया है, लास्ट में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बताया गया है आपको। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में अभिक्रिया करके अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, फिर ऑक्सीजन को अलग कर देता है ब्लड से। तो इस प्रकार जो जान भी जा सकती है ज़्यादा इनहेल करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस भी मानी जाती है।
दूध उदाहरण किसका है, तो दूध यहाँ पे इमल्सन, पायस जिसको बोलते हैं। तो इस बार आपको 15 मार्च में पायस का भी उदाहरण पूछा गया था, तो दूध उदाहरण किसका, इमल्सन पायस का। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए। फिर है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मानव तत्व में पसीने के माध्यम से जो सभी निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो तत्व है मैग्नीशियम, लोहा, गंधक, ये सब, तो सभी एक में से एक से अधिक। तो काफ़ी सारे तत्व जो है मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है किस प्रक्रिया द्वारा, तो साबुन जो है ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है, तो पाइसीकरण द्वारा। तो इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, पाइसीकरण द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। फिर एक कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से होते हैं, तो ये है सल्फोनेट। तो सल्फोनेट जो कपड़े साफ करने में डिटर्जेंट प्रयोग होते हैं उसमें पाए जाते हैं सल्फोनेट। तो आज के जो प्रश्न है विज्ञान से रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के, ये समाप्त होते हैं, जो आपके बीपीएससी प्री में पूछे गए। इसके अलावा आपको और कोई प्रश्न बीपीएससी का इससे रिलेटेड आपको नहीं ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिए। बाकी हम अब एनसीईआरटी से आधारित आपको कोशिश करेंगे एक साथ में 2-2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। अब चूँकि हमारे पास इतना रिसोर्स तो है नहीं कि हम जो है हर एक चीज़ का PDF तैयार करें, इतना टाइम भी नहीं होता। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, और आप अगर हमारी मेहनत से संतुष्ट हैं जो हम आपके लिए कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें मजबूत करें। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की इन्वायरमेंट की क्लास, PRT की इन्वायरमेंट की क्लास शाम तक आपको अपलोड कर दी जाएगी 8 बजे तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।